जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में ईसी, एससी, बीजेपी ये पहले ही परेशानी बने हुए थे। कई तरह से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं ममता बनर्जी के सामने, एसआईआर से लेकर, घुसपैठियों से लेकर, और जो बीजेपी के वादे हैं और जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है ममता बनर्जी के लिए, ये इस बार नई तरह की स्थितियां, नई चुनौतियां बन गई हैं। लेकिन अब टीएमसी के पुराने पाप भी लौट कर आ रहे हैं और उन पापों की, ये जो पाप अभी लौट कर आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी के लिए एक भयंकर स्थिति बन गई है कि ये सोच रही थी कि जो हमने कर दिए वो अब लोग भूल चुके होंगे, उनकी चर्चा नहीं है और अब उन मुद्दों को कौन उठाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि इधर ईडी ने ममता बनर्जी के लिए एक नया फ्रंट खोल दिया है और छापेमारी हुई है बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर। कोलकाता में पार्थ चटर्जी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 का है, जिसमें सहायक शिक्षकों की और एसएससी में नवी से लेकर 11वीं तक के शिक्षकों की और ग्रुप डी, ग्रुप सी के कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला किया गया था। अयोग्य शिक्षकों को भर्ती करा दिया गया और जो योग्य आवेदक थे उनको जो है बाहर कर दिया गया। जब ये घोटाला खुला तो इसमें करोड़ों करोड़ रुपए सामने आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना था। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन फिर जमानत मिल गई थी और उन्हें लग रहा था कि अब तो भाई फ्री हो गए, अब तो जो चाहे करो। शिक्षा मंत्री थे ये उस समय, अब तो जांच चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा। ईडी ने इन्हें कई बार 3 बार इन्हें समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन ये गए नहीं। अपनी बपौती समझ के, जैसे केजरीवाल 9 समन भेजकर नहीं गए थे, अब उसका केस चल रहा है कि ये क्यों नहीं आए। उस वक्त तो इन्होंने सोचा था क्या फर्क पड़ता है, जब मन होगा तब जाएंगे। फिर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो पहुंचे थे। अब लेकिन पार्थ चटर्जी को 3 समन भेजे, जिसके बाद ये नहीं गए तो ईडी खुद धमक गई। ईडी ने इनके घर पर भी छापेमारी की, दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए और पार्थ चटर्जी से पूछताछ भी हुई है इस मामले में। इसके अलावा एक और व्यक्ति के घर पर छापेमारी हुई है जो बिचौलिए का काम करता था, प्रसन्न कुमार रॉय, जो इस वक्त तो जेल में है, लेकिन उसके भी कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और वहां से भी कुछ प्रमाण हासिल किए हैं। अब इन्हें तो लगा था कि मामला आया गया हो गया, ममता बनर्जी को भी लगा होगा कि जितने इनके घोटाले हैं ये अब कौन पूछने वाला है। लोग भी भूल जाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं। पार्थ चटर्जी की जो इनकी सहयोगी थी अर्पिता चटर्जी, जिन्हें तो इनकी गर्लफ्रेंड भी बताया जाता है, उनके घर से 50 करोड़ की नकदी और सोना बरामद हुआ था। वो वीडियो, वो तस्वीरें जो उस वक्त चली थी जब अर्पिता चटर्जी के घर से निकले थे और फिर अर्पिता चटर्जी की चर्चाएं हुई थी, फिर पार्थ चटर्जी से किस तरह लिंक है, ये सब सामने आया था। तो वो अब उस वक्त तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन लोगों के दिमाग से उतर जाता है। पर आज जब ये दोबारा चीजें हो रही हैं तो लोगों को भी याद करने के लिए कि समय है कि यहाँ कई घोटाले हुए हैं। यहाँ योग्य लोगों को नौकरी से उनको बेरोजगार कर दिया गया, जो अयोग्य थे उनसे पैसे लेकर उन्हें नौकरी पर रख दिया गया। उस पैसे का क्या हुआ? वो 50 करोड़ किसका था, कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? क्या पार्थ चटर्जी खुद वो 50 करोड़ हजम कर गए थे? क्या वो निजी इस्तेमाल में लाने वाले थे या पार्टी के इस्तेमाल में लाने वाले थे? आखिर इस 50 करोड़ से पहले और कितना पैसा भेजा गया? मेन बात तो ये है कि पार्थ चटर्जी सर्वे सर्वा है इसके कि पीछे से कोई और भी है जो उन्हें चला रहा है। यही जांच पड़ताल ईडी को करनी है, सीबीआई को करनी है, जो इस मामले को देख रहे हैं जांच एजेंसियां। और पार्थ चटर्जी से भी इस तरह की चीजें, यही सब सवाल पूछे गए हैं। अब पार्थ चटर्जी को देखिए, अभी तक तो ममता बनर्जी है ही सत्ता में, तो मुंह खोलने से पहले डर तो लगता ही है कि सत्ता में है, आगे भी आने वाली है, और अगर कुछ भी बताते हैं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए ये बार बार समन जो है उसको दरकिनार कर रहे थे और जाने को तैयार नहीं थे कि सवाल पूछे जाएंगे तो फिर क्या जवाब दूंगा। ममता बनर्जी टीएमसी के खिलाफ तो नहीं कुछ खास बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा घोटाला ऐसे ही नहीं होता है कि कोई नेता ने कर लिया 50-50 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। ये तो साफ तौर पर होता है कि ऊपरी स्तर पर, शिक्षा मंत्री के स्तर पर घोटाला हो रहा है तो पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ तो जानकारी होती ही है। अब इनकी आड़ में कौन कौन पैसे डकार गया, कि टीएमसी के फंड में चले गए या ममता बनर्जी की आड़ में अभिषेक बनर्जी भी कुछ इसमें से ले रहे थे, कर रहे थे? इनकी पार्टी में कौन था? क्या पार्टी की गतिविधियों के लिए पैसा लिया जा रहा था, चुनाव के लिए लिया जा रहा था? ये सब सवाल तो खड़े होते हैं
क्योंकि ऊपर के लोग अगर सीधे ममता बनर्जी का नाम ना आए तो उनके नीचे की लेयर का तो नाम आएगा, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी है। तो ये सारी चीजें इनसे निकलवानी है। और अभी ये ममता बनर्जी के डर में फिलहाल तो है, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो ममता बनर्जी के लिए और मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा राशन घोटाले के मामले में भी 12-12 जगहों पर छापेमारी हुई है। कोलकाता में, हावड़ा में, मुर्शिदाबाद में राशन घोटाला भी इन्हीं की सरकार का है और उसके भी जांच चल रही है। ये टीएमसी की सरकार में कई घोटाले हुए हैं। अभी उनकी चर्चाएं कुछ कम हो गई हैं, लेकिन जिस समय पर जांच पड़ताल हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस समय पर सामने आया था कि किस तरह करोड़ों करोड़ रुपए डकार लिए गए हैं और ममता बनर्जी वहां आराम से बैठी है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, सीबीआई ईडी खोज के निकाल रही है। आपके पास भी तो भाई भ्रष्टाचार निवारण के लिए कोई विभाग होगा, आपकी भी तो पुलिस है, आप भी तो कुछ जांच करते होंगे, लेकिन आपके पास से कोई घोटाला नहीं खुलता है। ईडी सीबीआई को इसका पता चलता है और वो ये सब भ्रष्टाचार उजागर करते हैं। तो इसमें या तो आपको पता नहीं चलता है या फिर आप सब देखकर भी आंखें मूंदे रखते हैं, और आंखें मूंदने का मतलब है कि फायदा आप तक भी पहुंच रहा है। और सिर्फ यही तक बात नहीं है, ईडी सीबीआई ये सब ने तो एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। ये पुराने घोटाले खोलकर इसमें नई पूछताछ करके और नई जानकारियां सामने लाकर, लेकिन ताजा ताजा मामले में भी ममता बनर्जी की का सिरदर्द बना हुआ है। एनआईए लगातार मालदा घोटाले की जांच कर रही है। इसमें 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 51 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बंगाल से बाहर तक पहुंचा दिया है। जो अभी तक सामने आया है उसमें कुछ कट्टरपंथी तत्व भी इसमें शामिल पाए गए हैं। कट्टरपंथी संगठन जिन्होंने इतनी 1500 की संख्या में लोगों को मोबिलाइज किया, और इनके तार झारखंड और बिहार से भी जुड़ रहे हैं। एनआईए की टीम अब वहां तक भी जांच कर रही है कि क्या वहां से कुछ इनको आदेश आए, निर्देश आए, वहां के कुछ संगठन शामिल थे, मोबिलाइज किया गया था, प्लानिंग की गई थी, कहीं कुछ सुराग एनआईए को मिला है, इसलिए जांच का दायरा झारखंड और बिहार तक भी बढ़ाया गया है। तो आप ये समझिए कि एक जगह जब एक इलाके में इस तरह इकट्ठे हुए हैं और तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, और जब लगातार हिंसाएं होती हैं बंगाल के अंदर, तो फिर वहां कौन कौन नहीं शामिल होता होगा। वहां तो तार बांग्लादेश से भी जुड़ जाते हैं, और मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के घर जलाए गए, हत्या की गई, सिर्फ बंगाल की बात नहीं थी, वो तो बांग्लादेश से भी कनेक्शन था। बांग्लादेशी ला लाकर फैक्ट्री में भरे गए थे और ममता बनर्जी के नेता शामिल थे उसमें, हिंदुओं के घर जलाने में उनसे जुड़े हुए लोग शामिल थे। इसी तरह से यहाँ भी जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें कुछ टीएमसी से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं, और अब पूछताछ चल रही है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इरादा था और किस तरह से लोगों को संगठित किया गया, और आप एकदम से 1500 की भीड़ लेकर पहुंच गए हैं। तो एनआईए की जांच भी है, और उसमें जो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा कि ममता बनर्जी जो कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जानती ही नहीं थी, तो आप बाद में नहीं जानती थी कि आप पहले से ही नहीं जानती थी, या आपको कुछ भनक थी कि ये होने वाला है, या आपके लोग शामिल थे, या आपने सब देखकर भी आंखें मूंद ली, ये सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन मुर्शिदाबाद में कुछ हो, अगर मालदा में कुछ हो और टीएमसी को जानकारी ना हो, ममता बनर्जी को जानकारी ना हो, तो उन्हें तो फिर यहाँ चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब तो इनके गढ़ है, इन्हीं के नेता है, यहाँ पर पुलिस इन्हीं की है। तो इन्होंने अगर नहीं किया कुछ तो यानी कि ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब चुनाव में इन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। अभी चुनाव आयोग ने ये सब जांचें जो चल रही हैं वो तो अलग है, या इसी ने कुछ और अपनी नई तैयारियां की हैं। इसी ने 75,000 लाठियां मंगाई हैं। सुरक्षा बल तो मंगाए ही थे, अब 75,000 लाठियां मंगा ली हैं, और ये लाठियां दी जाएंगी जो केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं, सेंट्रल फोर्सेस आई हैं उन्हें। अब सेंट्रल फोर्सेस में देखिए, हर फोर्सेस को लाठी चलाने की ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे बीएसएफ है, एसएसबी है, इसको नहीं होती है। सीआरपीएफ को चलाना आता है, उन्हें दी जाती है, पुलिस को दी जाती है ट्रेनिंग। तो अब जो है बीएसएफ एसएसबी के जवानों को भी कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें लाठियां दी जाएंगी। उनके पास बंदूकें तो होती है, लेकिन आप हर स्थिति में बंदूक नहीं चला सकते हैं। जैसे कि अगर भीड़ इकट्ठी हो गई तो आपके पास या तो गैस के गोले हो तो आप वो चला सकते हैं कि उन्हें तितर बितर किया जाए, या पानी हो, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो सब इंतजाम तो खासतौर पर राज्य सरकार करती है, और राज्य सरकार का तो क्या ही कहें, वो तो आपको दूसरे पक्ष में मिलेंगे जो कि हिंसा करने आ रहे हैं। इसलिए लाठियां रखी जाएंगी ताकि अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो लाठियों से मार मार कर भगाया जाए। अभी तक होता क्या था कि सुरक्षा बलों के पास बंदूक होती थी, आप बंदूक ऐसे ही नहीं चला सकते हैं,
उसके लिए बड़ी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहां पर ऐसा मजबूरी हो जाए, वरना तो उस जवान पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। जैसे कि शीतलकुची में हुआ था, वहां पर गोली चला दी थी, अब बेचारे जवान के ऊपर केस ही केस चल रहा है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए डंडा दिया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी हो, कुछ लोग जमा हो, हिंसा करने की, पथराव करने की कोशिश करें, तो फिर उनको डंडे से सुधारा जाए, डंडे से पीट कर उन्हें वहां से भगाया जाए। तो ईसी अपने इंतजाम पूरे कर रहा है। इसके साथ ही क्विक रिस्पांस टीमें बनाई गई है और उनकी संख्या बढ़ाई गई है, जो कि अगर कहीं पर ऐसी घटना की सूचना आती है तो 15-20 मिनट में पहुंच सके। ऐसा ना हो जो मालदा हिंसा वाला हाल हो गया कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई जा रही है, ना पुलिस आ रही है, ना डीएम, ना एसपी, कोई आने को तैयार नहीं है और भीड़ जो है वो मन मर्जी की हो गई है, हिंसक हो गई है। ऐसा नहीं है। जब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, ये एक तो नजर रखी जाएगी कैमरों के जरिए, 3000 कैमरे लगाए गए हैं, संवेदनशील इलाकों में ज्यादा लगाए गए हैं। तो जैसे अगर लगेगा कि कहीं भीड़ है, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां सीआरपीएफ के जवान, सीपीएफ के जवान उनको जाने के लिए कहेंगे। अगर वो नहीं जाते हैं, अगर और भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो फिर डंडा बरसाया जाएगा, कुटाई पिटाई करके भगाया जाएगा। तो इसकी तैयारी है। प्यार से मानोगे तो ठीक है, वरना तो है फिर धुलाई भी की जाएगी और अगर उससे भी नहीं मानोगे तो उससे ऊपर भी सख्त कदम उठाया जा सकता है। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये जो तरीके हैं साम दाम दंड भेद वाले, सारे जो है इस वक्त इनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अब एसआईआर नहीं रुकी, एसआईआर के बाद आपकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं रुकी, अब हिंसा भी करने की स्थितियां नहीं दिख रही है और घुसपैठियों का भी सफाया हो गया है। ऊपर से ये सारे घोटाले और ये जो इनकी पार्टी ने जो जनता की लूट की है वो भी सामने आ रहा है। तो ममता बनर्जी अब किस किस से निपटेंगी, इसीलिए निपटना तो मुश्किल हो ही रहा है, इनके लिए अपनी कुर्सी बचाना भी अब बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।